हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी में अंक पहले में तीसरा दृश्य लेने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, तीसरे दृश्य में कथावाचक क्या कहते हैं कि अयोध्या नरेश का हर्यश का दरबार है और वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं और मंत्री अगल बगल में बैठे। उसी समय गालव और माधवी उनके दरबार में पेश होते हैं, जो कि थके हारे और एकदम गंदे संदे से दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरा उनके शरीर पर धूल धूल छाई हुई है। तब हर्यश यहाँ पे गालव से बोलता है कि हमने तो तुम्हारी प्रार्थना तो सुन ली है, बट बड़ी विचित्र बात है। हम चलो मान लेते हैं कि ऋषि विश्वामित्र के विद्यार्थी भी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने गुरु दक्षिणा में अश्वभेगी घोड़े मांगे, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके गुरु जो है क्या कहते घोड़ों का क्या करेंगे, क्या व्यापार करेंगे या क्या स्वयं खुद यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। बड़ी विचित्र सी तुम्हारी प्रार्थना है। हम यह भी मान लेते हैं कि जो तुम्हारे साथ में युवती है ये यायती की पुत्री है, बट इसे देखने में तो राजकन्या कोई भी नहीं कहेगा, वेशभूषा से तो भीलनी सी जान पड़ती है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि यह कैसे एक पुत्र को जन्म देगी, वो जो कि चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये कैसे मान लें, ठीक है ना। केवल तुम्हारे कह देने पर से ही हम मान लें कि ये अश्वमेध ये क्या कहते हैं चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी और हम तुम्हें घोड़े अश्वमेघी घोड़े सौंप दे तो और हम इस युवती को अपने रनिवास में रख ले। तब गालव जो है हर्यश की बात सुनकर उससे बोलता है कि मुझे महाराज यायती ने मुझे इसी विश्वास से मेरे साथ में दिया था कि ये एक चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देगी। तो हर्यश से बोलता है इसका कोई प्रूफ है क्या। तो उसके बाद वो अपने माधवी को अपने सामने बुलाता। माधवी थोड़ा सा सकुचाती है। तब यहाँ पे वो बोलते हर्यश बोलता है कि तुम जिस तरह से शर्माती हो राजकुमारियों की तरह, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तुम एक अभ्यर्थी मतलब प्रार्थी बनकर आई हो, तो तुम इधर आओ। तो माधवी शांत भाव से आगे बढ़ जाती है और उसकी भाव भंगिमा एक्सप्रेस देखकर उसमें शिष्टता दिखाई देती। तब गालव से बोलती कि गालव तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हर्यश से बोलते हैं। तब गालव बोलता है महाराज मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ, इसके पिता महाराज यायती ने मुझसे यही कहा था। तब हर्यश फिर बताते हैं कि हम महाराज यायती का बड़ा आदर करते, सम्मान करते, तुम पर विश्वास भी करते, पर सौदे इस तरह से रपटाए नहीं जाते। हम तुम्हारे कहने मात्र से इस युवती को अपने रनिवास में रख ले और तुम्हें घोड़े गिनकर दे दे। तब गालो के पास कोई कुछ उत्तर नहीं रहता है। तब गालो रुककर कुछ सोचकर बोलता है कि आप इसका मतलब आप विचित्र लक्षणों वाली ये कन्या है, आप खुद ही जांच करवा लीजिए। तब हर्यश थोड़ा सा सोचता है, सोचने के बाद बोलता है ठीक है यही उचित है। हम अभी इससे भी क्या होगा, बट बड़े से बड़े ज्योतिषी की भी ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देते, उनका अनुमान रहता। जब तक बात सच्ची सिद्ध नहीं होती जब तक उनका अनुमान ही माना जाता है। तो अपने राजा हर्यश है अपने द्वारपाल को बुलाता है और बोलते कि राजजोशी को बुलाओ। और तो जब द्वारपाल राजजोशी को बुलाने के लिए जाता तब गालो से बोलता है कि हर्यश से बोलता है कि अगर हम कोई सोना भी लेते, सोना भी हो जब तो भी उसका तोलमोल किया जाता है। हमने तो सुना कि महाराज यायती अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे थे और हमें नहीं मालूम था कि कन्या स्वयं चलकर हमारे पास ही आ जाएगी। और वो माधवी की ओर देखते हैं तो उससे और वो फिर राजजोशी की भविष्यवाणी सी सच्ची सिद्ध हुई। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे एक दिन तुम्हारा स्थान हमारे राज्य सिंहासन पर होगा और तुम क्या कहते हैं शील स्वभाव से जो है राजा हर्यश जो है और माधवी के बहुत मैनर्सफुली बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसी समय राजजोशी आ जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज की जय हो। तब हर्यश से बोलते हैं कि आप आ गए हैं, ये युवती कि हम लक्षण जानना चाहते हैं, इस तरह से जांच करना कि हम करके हमें बताइए, कुछ भी नहीं छिपाइएगा और ना कोई बढ़ा चढ़ा कर भी बताइएगा। तब राजजोशी महाराज से बोलते हैं कि जो आज्ञा महाराज, आपने जैसा बोला मैं वैसे ही बोलूँगा। तो राजजोशी माधवी को अपने पास बुलाते हैं तो माधवी उसकी तरफ जाती है।
तो एक छोटी सी पेटिका में माधवी को खड़े करने के लिए बोलते हैं। माधवी मतलब आश्चर्यचकित होकर गालों की ओर देखती है और उसमें जो छोटी सी स्टूल होती है उस पर खड़ी हो जाती है। यह देख यहाँ पे राजसोसी जो माधवी पीठिका मतलब जो छोटी सी स्टूल के पीछे खड़ी होती है उसके चारों ओर ऊपर से नीचे तक घूम घूम कर उसका निरीक्षण करता है। फिर उससे बोलता कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, मुंह खोलने को कहता है। ये सब करता है। इसी समय जब राजजोशी उसके विशेष कैरेक्टर को देखता है तो राजा हर्यश्य और गालो बात कर रहे होते हैं। तब वो हर्यश्य बोलते हैं कि अश्वमेघी घोड़े के लिए तुम कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ गए हो, किसके किसके पास गए हो। तब गाला बोलता है उत्तराखंड में सबसे पहले मैं आप ही के दरवाजे पर आया हूँ। तब महाराज बोलते हैं कि हम पर ही ऐसी कृपा कि उत्तराखंड में तो और भी राजा होंगे जिनके पास अश्वमेघी घोड़े होंगे। तब गाला बोलता महाराज सभी आप ही का नाम लिए थे, इसलिए आप ही के दरवाजे पर हम आ गए हैं। हरिया से बोलते हैं हम अभी तक नहीं समझ पाए कि गुरु दक्षिणा में दिए गए घोड़े का तुम्हारे गुरुवर क्या उपयोग करेंगे। तब मुस्कुराकर बोलते हैं यायाति तो राष्ट्रपाट त्याग कर आश्रमवासी बन गए हैं। अब तक आश्रमवासी विश्वामित्र राजपाट करना चाहते क्या? हर्यश गालव से पूछते हैं। तब गालव बोलता है मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हर्यश फिर आगे बोलते हैं कि अश्वमेघी घोड़े पाकर तुम तो दायित्व से मुक्त हो जाओगे, पर यदि पुत्र लाभ नहीं हुआ तो यह सौदा किस काम का, फिर क्या होगा। राजजोशी आगे आते हैं और राजा हर्यश से बताते हैं कि महाराज ये युवती राजकन्या है और ये महाराज की पुत्री ही है। तब हर्यश से बोलते कि हमें बहुत जानकर खुशी हुई। तब राजजोशी आगे बताते कि इसके सभी लक्षण ऐसे बता रहे हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब नाखून से लेकर बाल तक बहुत ही अच्छे हैं, विरले ही मिलते हैं। युवती राजकन्या ही नहीं, वह एक दिन चक्रवर्ती राजा को भी जन्म देगी। इसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक जो होगा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये गुण बताए जाते तो महाराज आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हर्यश बोलते हैं क्या सच? तुमने कौन से लक्षण देखे हैं महाराज? तब राजजोशी बोलता महाराज एक एक लक्षण क्या गिनकर बताए। तो हर्यश बोलता है हाँ हमें सब बताइएगा, कुछ भी मत छिपाइए। तब राजजोशी बोलता है कि माधवी के पास जाकर उसके जितने भी मतलब बॉडी के पार्ट्स है विभिन्न अंगों की ओर छड़ी के साथ निर्देश करते हुए बोलता है कि ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि महाराज जिस युवती के पीठ सीधी हो, कपोल और नेत्र कौवे ऊंचे उठे हों, स्तन युगल हों और नितंब ऊपर उठे हों, तो माधवी के पीठे जाकर कहता कि कमर पतली हो, केस, दांत, हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो। तो हर्यश से जब वो इसकी बड़ाई कर रहा होता है माधवी की, तब हर्यश से सुनते रहते और बोलते कहते जाओ, रुको मत। तब राजजोशी बोलते माधवी से कि माधवी कुछ कहो। तब हर्यश से वो माधवी कुछ नहीं बोलती है। तब हर्यश से बोलते हैं युवती कुछ बोलो। राजजोशी तुम्हारे कंठ का मतलब गले का परीक्षण करना चाहते। तो राजजोशी फिर बोलते हैं कि युवती कहो। तब माधवी गालव से बोलती है ये क्या हो रहा गालव, तुमने मुझे कहाँ लेके आ गए हो? मेरे साथ किस जन्म का बदला चुका रहे हो? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये फल मिल रहा है? तो राजजोशी जब उसकी आवाज़ को सुनता है तब वो बोलता है कि कंठ भी स्वर भी बहुत गंभीर है। महाराज जी इस युवती के कंठ स्वर गंभीर हो और नाभि गहरी हो, स्वभाव स्थिर हो और गंभीर हो तो वो निश्चित ही चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देगी। माधवी से फिर मुँह खोलने के लिए बोलते हैं तो माधवी मुँह खोल कर देती है। तो राजजोशी मुँह के अंदर झाँक कर देखते हैं तो तालू जीभ और होठ लाल रहते हैं। तो माधवी से फिर राजजोशी बोलते हैं कि हथेली दिखाओ। तो माधवी अपनी हथेली पलट कर दिखाती है। हथेली नेत्रों के कौवे लाल हों। अज्योतिषी ग्रंथों में कहा गया कि इन सभी लक्षणों से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली है। राजजोशी हर्यश को बताते हैं तो गालव के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ जाता है, कम हो जाता है, परंतु मैंने कुछ नहीं बोलता, ऐसे चुपचाप खड़ा रहता। हर्यश प्रसन्न होते हैं और माधवी के प्रति उसका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता। तब हर्यश माधवी से बोलते हैं कि अपने स्थान पर आसन ग्रहण कर लो। तो गालव बोलते हैं अब तो आपको संतोष हो गया ना कि महाराजा ययाति की पुत्री जो है विशेष गुणों वाली है। हर्यश से बोलता है निश्चय ही हम संतुष्ट हैं। माधवी से आसन ग्रहण करने के लिए बोलता है ययाति कि आसन ग्रहण करो। माधवी खड़ी रहती है, गालव से बोलती है अब कहो तुम क्या चाहते हो।
तब गालो बोलता है, महाराज आप माधवी को अपने रनिवास में रख लीजिए और मुझे 800 घोड़े प्रदान कर दीजिए। तो हरियश से थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि उसके पास 800 घोड़े होते नहीं। और वो बोलता है कि यदि हमारे पास 800 अश्वमेघी घोड़े ना हो तो गालो एकदम सरप्राइज हो जाता है, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं। माधवी भी उसकी बात से चौंक जाती है क्योंकि इतना टेस्ट कराने के बाद अगर 800 घोड़े नहीं मिलते तो फिर क्या करेंगे। तब यहाँ पे बोलते, हरियश मेरे पास ही क्यों, पूरे आर्यावर्त में ही किसी राजा के पास 800 घोड़े तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब गालो राजा से बोलता, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि घोड़े नहीं मिलेंगे। मैं माधवी को आपके रनिवास में नहीं रहने दे सकता 800 घोड़े के बिना। तब हरियश जो है ना माधवी की ओर बहुत ही प्रफुल्ल चित्त से और ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं, इसके लक्षण जानने के बाद तुम चाहते हो कि हम इस युवती को जाने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और एक हम क्लियर तुम्हें बता देते हैं कि हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेघी घोड़े हैं, हम तुम्हें 200 घोड़े देंगे, परंतु एक शर्त है, वो भी जब हमको पुत्र प्राप्त होगा तभी हम 200 घोड़े देंगे। तो गाला बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं 200 घोड़े के लिए माधवी को नहीं दे सकता। तो हरिहर से बोलता, हम युवती को अपने रनिवास में रख लेंगे, पुत्र लाभ होने पर इसे अपनी पटरानी भी बना लेंगे और इसके गर्भ से जब पुत्र लाभ होगा तो 200 घोड़े तुम्हें गिन कर दे देंगे। गाला बोलता, 200 घोड़े मैं लेके बाकी घोड़े के लिए कहाँ जाऊँगा, कहाँ मारा मारा फिरूँगा। तो हरिहर से फिर बोलते हैं कि 200 घोड़े से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो गाला बोलता है, मैं नहीं दे सकता हूँ, 600 घोड़े मैं कहाँ इकट्ठा करूँगा। तो हरिहर से बोलते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता कि क्या होगा, बट पुत्र लाभ होने के बाद ही मैं माधवी को रनिवास में ही बनी रहेगी और शेष घोड़े हम धीरे धीरे तुम्हारे को इकट्ठे करके दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो गाला बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो चलेगा। और माधवी से बोलते, चलो यहाँ से, हमारा यहाँ पे आना ही हमारी गलती है, मैं 200 घोड़े के बदले तुम्हें नहीं दे सकता। तो हरिहर से फिर गाला को बोलते, तुम किस भूल में पड़े हुए हो भाई कि आर्यावर्त में पूरे जगह पे किसी राजा के पास 800 घोड़े तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब गालव बोलता है कि पर मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, और मैं 200 घोड़े नहीं ले सकता हूँ, मुझे 800 घोड़े की ज़रूरत है। तो माधवी मतलब जिस स्टूल पे खड़ी होती है उससे उतर जाती है और गालो का हाथ गालो के पास आकर बोलती है कि गालो। गालो बोलता, क्या है माधवी। तब माधवी बोलती है कि तुम राजा से कहो कि पुत्र लाभ होने के बाद ये मुझे स्वतंत्र कर दे, 200 घोड़े ले लेना। तो गाला बोलता, पर शेष घोड़े का क्या होगा माधवी। तब माधवी बोलते, शेष घोड़े के लिए हम दूसरे राजा के पास चलेंगे, कहीं और जाना होगा। तब इस बीच में दोनों की बात हरिहर से सुन लेता है। तो वो बोलता है, सुनो युवक, हमने तुम्हारी बात सुन ली है और युवती सही कह रही है, हम जस्टिस प्रिय हैं, न्याय प्रिय राजा हैं और तुम यायती की कन्या हो। हम 800 घोड़े तो नहीं दे सकते, पर हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमें पुत्र लाभ होगा तो हम तुम्हें मुक्त ज़रूर कर देंगे। तो राजजोशी राजा के जस्टिस पर बहुत धन्य करके चला जाता है। तो गालव और माधवी बोलते गालव महाराज से बोलता है कि 200 घोड़े पर मैं नहीं हो सकता, ये अपने जिद पे ही लगा रहता है गालव। तब हरिहर से बोलता है कि हम अयोध्या के नरेश हैं, हम अपने वचन के पक्के हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। आर्यव्रत में राजा जो वचन जो दे देता है उससे कभी भी फिरता नहीं है। पुत्र जन्म होने के बाद युवती यदि चाहे तो हमारे रनिवास में रहना चाहते तो रनिवास में रह ले, या मुक्त होना चाहते तो मुक्त भी हो सकती है। तब माधवी गालो से ऊंची आवाज़ में कहते कि मान जाओ गालो, हम महाराज ने मान लिया है, हम भी मान जाते हैं, पुत्र जन्म होने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम दूसरे जगह चलेंगे और महाराज का सुझाव मुझे स्वीकार है। तो गालो फिर भी अपनी जिद में रहता है कि 200 घोड़े में मुझे क्या होगा, मुझे तो 800 घोड़े चाहिए, मैं कहाँ कहाँ मारा फिरूँगा। तो माधवी बोलती, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्शन ये नहीं है, चॉइस नहीं है, तो तुम महाराज की बात को मान लो। तो गालो से फिर वही बोलता, शेष घोड़े कहाँ छुटाऊंगा। तो हरिहर से दोनों को छोड़कर चले जाते हैं अपने अंदर के लिए और बोलते हैं कि तुम लोग सोच लो और सोचने के बाद हमारे मंत्री को बता देना, ठीक है ना। तब उसके बाद राजजोशी मंत्री सब चले जाते हैं। माधवी फिर बोलती है गालव से कि तुम सिचुएशन को समझो, पुत्र लाभ होने पर वो मुक्त कर देंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम शेष घोड़े के लिए दूसरे राजाओं के पास जा सकते हैं और मैं मुक्त भी हो जाऊंगी, यही ठीक है, तुम राजा का सुझाव मान लो
और इस तरह से हम किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हम जहाँ चाहें तो वहाँ जा सकेंगे। तो गालव बोलते, माधवी तुम क्या कह रहे हो, इससे तो बरसों लग जाएंगे, इस तरह मैं कब ऋण से मुक्त हो पाऊंगा और तुम्हें ना जाने किस किस राजा के महल में रहना पड़ेगा। तो माधवी बोलती, तुम मेरी चिंता ना करो और कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं है, मुक्ति का एक यही रास्ता है कि क्या तुम जो है कि 200 घोड़े ले लो और ये शर्त रख दो कि 200 घोड़े देने के बाद वो मुझे मुक्त कर देंगे। तो फिर भी गालों को मन में नहीं आता। तो माधवी बोलती है, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, क्या तुम भूल गए हो कि मुझे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है। तो गालों को समझ में नहीं आता कि क्या। तब गालो माधवी बताती है कि मुझे एक ब्रह्मचारी ने वर दिया था। तब वो पूछता, कैसा वर। तब उसने बोला था, चिर कौमार्य का वर दिया था, मैं पुत्र जन्म के बाद एक पूजा अनुष्ठान करने पर फिर से मैं वैसी की वैसी कुंवारी जैसी हो जाऊंगी, जैसे पहला मेरा यौवन था। मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, यह समय शीघ्र ही बीत जाएगा और मुझे लगता है हम सचमुच एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। तब मंत्री पूछता है कि पूछता गालव से और माधवी से कि फाइनली आप लोगों ने क्या निर्णय लिया। तब माधवी बोलती कि हमको महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। तब मंत्री बोलता, तो ठीक है, आप महल में चलिए। तो ताली बजाता है, 2 दास दासियाँ आती है, धाय आती है, 3 बांदियाँ आती है, वस्त्राभूषण लेकर आती है, माधवी के कंधे पर 2 कुल वस्त्र डालते हैं, सिर पर छोटा सा मुकुट रखते हैं और माधवी को अपने साथ ले जाते हैं। तब माधवी बोलती है, ये कैसा नाटक खेला जाने लगा है गालव, मुझे लगता है कि मैं अंतःपुर में नहीं किसी कारावास में जा रही हूँ, पर यह समय कट जाएगा, मैं एक दिन गिनूंगी गालव, ना जाने फिर हम कब मिलेंगे। तुम अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता नहीं करना, तुम मुझे याद रखना, भूल मत जाना। इस तरह से माधवी जो है कहकर किसके राजा हर्यश्व के महल में चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को तीसरा दृश्य कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।